माता की। बहन सीमा त्रिखा जी, भारत माता की। आपकी जय जयकार और आपका उद्घोष चलता रहना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे। मंत्री जी श्री कृष्णपाल जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच उपस्थित डिप्टी मेयर भाई देवेंद्र जी, उनका एक बार जोरदार अभिनंदन और स्वागत, एक बार जोरदार तालियां बजाकर। धर्मेंद्र जी कहाँ हैं? धर्मेंद्र जी बुलाओ। मंच के अनुशासन का ध्यान रखते हुए भारत माता की, भारत माता की। अब की बात चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। दिल से आपका धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ। भाइयों और बहनों, आदरणीय कृष्णपाल जी पहुंचने वाले हैं। जब तक मैं समय आपका थोड़ा सा लेना चाहती हूँ, शुरुआत करती हूँ। हमारे पास 3 सिस्टम है, 3 सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है। एक नगर निगम, दूसरा विधानसभा और तीसरा लोकसभा। कुछ काम होते हैं जो नगर निगम में हम जनप्रतिनिधि भेजते हैं, उसकी जिम्मेवारी होती है ना। हमने यहाँ से भी भेजा था ना नगर निगम में किसी को, याद है भैया? याद है कि भूल गए? याद है ना? 10 साल भाजपा का इस्तेमाल किया उन लोगों ने, किया ना 10 साल इस्तेमाल। और जब कहीं फंस जाते थे तो बोल देते थे हमारी सरकार नहीं है। और आज उन्हीं के भाषण में देखती हूँ, वो कहते हैं बाबूजी से तो हमारे सन 84 से संबंध है। या पहले अपना किरदार तो साफ कर लो, वहां खड़े हो या वहां खड़े हो। ये आपको जागने के लिए, आपको जगाने के लिए बोल रही हूं मैं। ये वो लोग जो चंद सिक्कों में इधर से उधर हो जाते हैं ना, वो देश की सेवा क्या करेंगे, वो तो सिर्फ अपनी सेवा में लगे रहते हैं। तो मैं इसलिए आपके बीच में ये बात रख रही हूँ। हालांकि मैंने यहाँ की समस्याएं भी मैं जानती हूँ। एक समस्या सीवरेज की बहुत बड़ी है। ये आज आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने अधिकारियों को बोला फाइल निकालो। आपके 2 मेन होल में 75 फुट का फासला होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने डलवाई उस समय हम नहीं थे, दूसरी सरकार के लोग थे। जो 75 फुट का फासला होना चाहिए 2 मेन होल में, आपके यहाँ 300 फुट का फासला रखा गया। यानी 2.5 मेन होल खा गए। यही लोग कर सकते हैं कूड़ा खाने का काम भी। और जनता दुखी है, त्रस्त है, मैं जानती हूँ, लेकिन होगा उस पर भी काम। आधा हो चुका और जो बचा वो भी होगा। सिर्फ आपकी जानकारी ला, क्यों सामने वालों में कोई मुद्दा नहीं है। उनसे पूछ लो कि चाइना से देश को कैसे बचाओगे, सवाल का जवाब नहीं है। उनको ये दिखाई देता है कि गटर से पानी कैसे आएगा। उनसे पूछ लो कि ये जो मोदी जी ने हमारी जो दवाई, कौन सी दवाई दी थी उन्होंने सबको, वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन आई ना। खाली भारत में नहीं, बहुत सारे देशों में मोदी जी ने बतौर सेवा के दुनिया को भेजी। और जो बीजेपी वाले थे, हम लोग जितने थे, हम जब वैक्सीन लगाते थे तो हम कहते थे हमारी फोटो खींचो, और फोटो खींच करके हम अपनी फेसबुक पे डालते थे कि मैंने वैक्सीन लगाई है तो आप भी लगवाएं। और जो ये राहुल गांधी परिवार के लोग हैं जो आज हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, ये पर्दे आगे गिरा करके, पर्दे भी गिरा देते थे, दरवाजे भी बंद कर देते थे, और फिर ये वैक्सीन लगाते थे और बाहर निकल करके ये उसकी निंदा करते थे।
आज जितना ये बोल पा रहे हैं सिर्फ मोदी जी की सेवा का असर है, मैं कहूँगी। इसके साथ साथ आदरणीय कृष्णपाल जी की मैं बात करना चाहूंगी आप सबके बीच में। हमारी ये जो सेक्टर 48 और एसडीएम नगर, इनको बताती हूँ, 35 साल तक पूरा हरियाणा सैनिक कॉलोनी से चला। सैनिक कॉलोनी वाले मंत्री थे या नहीं थे? थे? आप में से कोई अभी सैनिक कॉलोनी घूम करके आया? सैनिक कॉलोनी चक्कर लगा किसी का? हाथ खड़े कर लो एक बारी। आज सैनिक कॉलोनी के प्लॉट की कीमत 1.25 लाख तक पहुंच गई है गज। आज सैनिक कॉलोनी में जब लोग इनके घर आते हैं तो सैनिक कॉलोनी में आकर के इन्हीं से कहते हैं, भाई मनोहर लाल जी ने, कृष्णपाल जी ने आपकी सड़कें तो गजब बना दी हैं। और जब ये अपने घर से बाहर निकलते हैं, मैं तो एक छोटी सी विधायक हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी नहीं, ये तो मंत्रालय अब दिया मुझे आदरणीय मनोहर लाल जी ने, लेकिन मैं तो एक छोटी सी विधायक हूँ, इस शहर की बहन और बेटी हूँ। पूरा समय लगाया, मैंने भी बहुत समय लगाया, और सैनिक कॉलोनी वाले बेचारे जितने मुरझाए हुए थे, आज वो लोग खुद अपने मुंह से ये बात कहते हैं कि 20% की तो हम कसम नहीं खाते सीमा जी, 80% वोट कृष्णपाल जी का कमल का बटन दब करके मोदी के हाथ भेजेंगे। ये जो हाथ है ना, हाथ सभा में हमारे बीच में मंचासीन बड़कल की बहुत ही लोकप्रिय विधायिका, हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री बड़ी बहन सीमा त्रिखा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सतिंदर जी, मंडल के ही पूर्व अध्यक्ष भाई करमवीर बैसला जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक राजेश सिंह जी, माधव झा जी, हिमांशु जी, धर्मेंद्र जी, मंचासीन भाई विजय गुजर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भाई प्रमोद जी, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की पूर्व में जिला की अध्यक्ष रही बहन अनीता शर्मा जी, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति और युवा साथी। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि देर से आया, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपके प्रत्याशी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को पहुंचना था, लेकिन देखिए चुनाव का समय है और कार्यक्रम अधिक होने की वजह से वो होटल में अभी किसी गांव में व्यस्त हैं। निरंतर कार्यक्रम सुबह से शुरू होते हैं और रात को कई बार जो बीच के कार्यक्रम है, देर होते होते बाद के जो कार्यक्रम हैं उसमें काफ़ी देरी हो जाती है। तो मैं उनकी तरफ से भी आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझसे पूर्व में बहन जी ने भी बड़े विस्तार से इस क्षेत्र की और देश के इस चुनाव के बारे में आपसे चर्चा करी है। मैं केवल कुछ बातें हैं जो आपसे साझा करना चाहता हूं। देखिए 2014 से पहले और 2014 के बाद के फरीदाबाद में जो अंतर आपने देखा है, चाहे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो, इस शहर को विभिन्न हाईवे से जोड़ने की बात हो, बिजली की व्यवस्था की बात हो, 2014 से पहले जो बिजली की व्यवस्था थी, जबकि यहाँ से हमारे उस समय के नेता हरियाणा की सरकार में बिजली विभाग भी उन्हीं के पास होता था। बिजली के लिए विशेषकर घर के लोग हमेशा यही चिंता करते रहते थे, यही बताते रहते थे कि बिजली आई, बिजली गई, इसके अलावा दूसरा घर में काम शायद ही कोई बचता था। आज भारतीय जनता पार्टी की 2014 की मनोहर लाल जी की सरकार बनने के बाद पूरे फरीदाबाद में, चाहे बड़कल क्षेत्र की बात हो, फरीदाबाद की बात हो, तिगांव की बात हो, हर जगह जिस तरह से विकास हुआ है वो सब आपके सामने है। हमारे यहाँ पर स्कूल्स को अपग्रेड करने की बात हो, हमारी बेटियों के लिए नए महाविद्यालय खोलने की बात हो,
निरंतर इस सरकार ने विकास करके दिखाए हैं। लेकिन देखिए साथियों, आज का ये चुनाव, ये देश का चुनाव है, देश को आगे ले जाने का चुनाव है। 2014 में जब आपने भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, और हमारे उस समय जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अपनी कमान संभाली, उस 2014 से और 2024 के बीच के 10 साल के कार्यकाल में आपने इस देश को किस तरह से बढ़ते देखा है, ये आपके सामने है। 2014 से पहले पूरे देश में कितने IIM थे, कितनी IIT थी, उससे अधिक इस 2014 से 2024 के कार्यकाल में बढ़ी हैं। कितने एयरपोर्ट उससे पहले थे, कितने एयरपोर्ट 2014 के बाद बने। फरीदाबाद को लगभग 900 करोड़ रुपए की दुधौला में एक स्किल यूनिवर्सिटी, जो हमारे युवाओं को उनका हुनर निखारने में काम आए, जिससे उनको रोजगार मिले, वो 900 करोड़ की यूनिवर्सिटी आपके क्षेत्र में अगर किसी ने दी तो वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने इसके लिए दी। 2014 के बाद से हाईवे की अगर बात करें तो एक नई कनेक्टिविटी आने वाले समय में जेवर के एयरपोर्ट के लिए सेक्टर 64 के सामने से हमारे हाईवे जो नया बन रहा है, जो काले खां सराय से होते हुए जो बाईपास को एलिवेटेड करा जा रहा है, पूर्व में नेशनल हाईवे को एलिवेटेड करा गया, उनको जोड़कर सीधा हमारे लिए जेवर का एयरपोर्ट नजदीक बने, उसकी व्यवस्था, उसके लिए हाईवे का जमीन एक्वायर करके उसका के ऊपर काम शुरू करा देना। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो क्षेत्र की जरूरत है, किसी भी शहर की तरक्की में उसकी कनेक्टिविटी उसके आसपास के शहरों से, हाईवे से किस तरह से बनती है, उसके चहुमुखी विकास के लिए वो कितने आवश्यक हैं, इस सब के ऊपर अगर ध्यान दिया है तो मोदी जी की सरकार ने दिया है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प था, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यही संकल्प रखा कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो सबसे पहला काम धारा 370 को हटाने का करेंगे। और धारा 370 को हटाने के लिए, जब धारा 370 को हटाने की बात आती थी तो जम्मू कश्मीर के उस समय के वहां के जो नेता थे, उनका यह जवाब आता था कि धारा 370 एक ऐसी आग है, अगर इसको हाथ लगाए तो आप जल जाएंगे। पूरे देश में बम विस्फोट होते थे, दिल्ली में बात करें, मुंबई में हो, पुणे में हो, जब किसी भी समय हम किसी भी मार्केट में जाते थे, हमेशा एक चेतावनी चलती रहती थी, किसी भी वस्तु को आप हाथ न लगाएं, वह बम हो सकता है। कितने बम विस्फोट होते थे 2014 से पहले, और 2014 के बाद में पूरे देश में ना तो कहीं दंगे होते हैं, ना कोई बम विस्फोट होते हैं। ये अंतर अगर आपको देखने के लिए मिला है, आपकी सुरक्षा अगर बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। जो हमारे सैनिकों के ऊपर जो उग्रवादी पत्थर फेंकते थे, हम भी वह वीडियो देखते थे, बड़े परेशानी होती थी हर भारतवासी को अपने सैनिकों के ऊपर उन पत्थरबाजों को देखते हुए। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि ना तो वो पत्थरबाज यहाँ पर दिखाई देते हैं, ना बम विस्फोट होते हैं, और जो धारा 370 को हटाने की बात करते थे, आप लोगों ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनकर भेजा, और आप लोगों की ये ताकत थी कि उसकी वोट से जो सांसद चुने गए, उन्होंने लोकसभा में जाके जब मतदान किया धारा 370 को हटाने के लिए, तो धारा 370 अगर हटाने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो हर भारतवासी का है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को मतदान करके अपने क्षेत्रों से यहाँ से सांसद चुनकर भेजे, उसमें फरीदाबाद के लोगों का भी अहम योगदान है। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा संकल्प, 500 वर्षों से हमारे पूर्वज यही इंतजार करते रहे कि हमें एक भव्य राम मंदिर देखने को मिलेगा। इसी इंतजार में वो उनका जीवन समाप्त हो गया। कई पीढ़ियां हमारी इसी इंतजार में चली गई कि भव्य राम मंदिर हमें कभी देखने को मिलेगा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प था कि जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे, और 22 जनवरी को उन लोगों को भी जवाब मिल गया जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम राम मंदिर तो बनाएंगे लेकिन ये लोग तारीख नहीं बताते। तो वो 22 जनवरी की तारीख पूरे देश में एक यादगार बन गई। हर एक भारतवासी जिसने उस पर्व को दिवाली की तरह मनाया, हर एक भारतवासी अपने जीवन में उस क्षण को हमेशा सदैव याद रखेगा कि दिवाली तो हर साल मनाई, लेकिन ये 22 जनवरी की जो दिवाली थी अपने आप में अनूठी थी। हर भारतवासी, हर देशवासी ये इंतजार कर रहा था इस दिन का। आज वो लोग कहते हैं कि देखिए राम सभी के हैं, और इसमें दो राय भी नहीं, राम तो है ही सभी के। लेकिन हमें यह भी ध्यान करना होगा कि राम मंदिर की जब बात चलती थी, राम मंदिर की जब लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही थी, तो उस कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस के जो नेता हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर खड़े होते थे, कपिल सिब्बल, और वो 22 अन्य लोग, राम तो सभी के हैं लेकिन वो 22 अन्य लोग कपिल सिब्बल के साथ जो खड़े हुए थे राम मंदिर को बनने से रोकने के लिए, वो किसके थे? इस पर चिंता करने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं देखिए कहने के लिए, चाहे देश की बात हो या क्षेत्र की बात हो, हरियाणा प्रदेश की बात हो, हरियाणा प्रदेश में आज देखिए युवाओं को बिना किसी भेदभाव की नौकरी मिलती है। हमारे युवा उदासीन हो गए थे, वो सोचते थे कि नौकरी तो हरियाणा में केवल किसी जुगाड़ से मिलेगी, किसी नेता अधिकारी से संपर्क होंगे तो मिलेगी, लेकिन इस व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम किसी ने किया तो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिन्होंने कहा कि न बिना खर्ची के, बिना पर्ची के नौकरी मिलेगी। तो युवाओं का शिक्षा के प्रति दोबारा से उनका रुझान बढ़ा, और निरंतर देखिए आज हमारे सामने, देखिए अंत में कुछ दो बातें और हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं। देश में और प्रदेश में, हमारे इस क्षेत्र की बात करें तो मोदी जी की सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने आपके लिए बेसिक फैसिलिटीज से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, और उससे भी महत्वपूर्ण, देखिए आज देश की गरिमा को दुनिया में बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो मोदी जी ने किया है। 2014 से पहले हमारे देश को किस नजरों से देखा जाता था? 2014 से पहले कांग्रेस के समय में रोज नए घोटाले होते थे। 1 लाख करोड़ का कोई घोटाला, कभी कोल स्कैम होता था, कभी स्पेक्ट्रम का घोटाला होता था। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से भारत ने तरक्की करी है, भारत आगे बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हमें वहां देखने को मिलता है। देखिए कि अन्य देश का राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री के जब पैर छूकर आशीर्वाद लेता है तो उस समय हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि आज ये दुनिया में भारत की गरिमा बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो अंत में केवल यही कहते हुए, देखिए आज आपके सामने 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार वह है जो कहते हैं कि देखिए मुझे आप वोट देंगे तो मेरे नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी इस देश की कमान तीसरी बार संभालेंगे, इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ वो इंडी गठबंधन, 18 दलों का गठबंधन, उसके एक नेता हैं जो वोट मांगते हैं, जिनको आज तक यह नहीं पता कि उनके सरकार अगर आती है तो प्रधानमंत्री कौन होंगे, उनके कौन से दल से होंगे। उस 18 दल में सारे के सारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। और गठबंधन सरकारों का हश्र तो हमने देखिए 90 के दशक में भी देखा है। हर 6 महीने में, हर साल में हो सकता है कि हमें नए नए प्रधानमंत्री देखने को मिले। और देश की अर्थव्यवस्था उन गठबंधन सरकारों में कैसी होती है, किस तरह से गिरती है, यह भी हम सब ने देखा है। तो तुलना आपको करनी है। एक तरफ वह उम्मीदवार है, वह पार्टी है जिनका नेता भी तय है, जिनकी नीतियां भी तय है, जहां पर हम मतदान करेंगे तो मोदी जी इस देश की कमान संभालेंगे। और दूसरी तरफ
वह गठबंधन है जो इसमें 18 दल हैं जिन्होंने आज तक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय नहीं किया। पहले तो ये प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ेंगे, उसके बाद लड़ेंगे कि कौन कितने समय के लिए होगा, उसके बाद मंत्रिमंडलों के लिए लड़ेंगे। तो इनकी लड़ाई केवल पदों की है। दूसरी तरफ मोदी जी हैं जिन्होंने इन बीते 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था जो 2014 में 11वें नंबर पर थी उसको 5वें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। और वो कहते हैं कि आने वाले 3 वर्षों में आपका आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मिलेगा, तो आने वाले 3 वर्षों में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा। इसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। उनका एजेंडा कोई 5 वर्ष का नहीं है, उनका टारगेट 2047 में इस देश को वो लोगों को नहीं बताते, केवल झूठे आश्वासन देकर सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता, क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने अपना मन बना लिया है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में लोग सरकार बनाने जाएंगे। क्या उनका गठबंधन जो सरकार है कामयाब आगे दिख रहा है आपको? देखिए, जो लोग आज तक अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय नहीं कर पाए, वो गठबंधन कैसे चलेगा इसके बारे में आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। तो जिन लोगों की कोई नीतियाँ, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय नहीं है, रोजाना नई नई मैनिफेस्टो में नई चीज़ें जोड़ देते हैं, कभी हटा देते हैं, कभी वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सैम पित्रोदा उनके पार्टी के पदाधिकारी रहे, वो विदेश में बैठकर रंगभेद की बात करते हैं। तो इन लोगों को आज चुनाव में लोगों ने नकार दिया है और जब भी इस तरह के अनाप शनाप बयान को देते हैं। 300 यूनिट बिजली की देने की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? क्या कहा? 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। पेंशन की अगर बात करें, हाँ जी, कांग्रेस की सरकार में 10 वर्षों में हरियाणा में 700 रुपये पेंशन बढ़ी सर, वो 6000 बोल रहे हैं। और मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वही पेंशन 2000 इन 10 वर्षों में बढ़ी। तो 2000 हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार ने बढ़ाई। उनके समय में 10 वर्षों में केवल 700 बढ़ी। आज जब सत्ता से बाहर हो गए हैं तो 6000 की बात करते हैं। तो केवल ये वादे हैं जो पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि लोगों ने अपना मन बना लिया है। झूठे वादों को करके आप सत्ता नहीं हथिया सकते। भाजपा का जो नारा है 10 लाख पार और 400 पार खड़े उतर पाएंगे? निश्चित तौर पर जिस तरह का वातावरण आज पूरे लोकसभा क्षेत्र में और देश में दिखाई देता है, तो मोदी जी का संकल्प है कि इस बार 400 पार और फरीदाबाद से 10 लाख पार, वो जो लोगों ने आज टारगेट सेट किया है, ये लोगों का करा हुआ है। ये कोई भाजपा उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये लोगों की आवाज़ आई है। और लोगों की जो आवाज़ आती है वो ईश्वर की आवाज़ है। जनता जो नाराज दिख रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, जब चुनाव होता है इसमें 100% वोट कभी किसी के नहीं होते, ये अपने अपने मत होते हैं लोगों के। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि पूरे आज लोकसभा में लोग जिस तरह से उमड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम जिस तरह से हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख तक आज है, और वो जिस तरह से वोट मांगने के लिए अपील करता हुआ घर घर दस्तक दे रहा है, उसकी तुलना आप किसी से नहीं करते। दूसरी तरफ वह पार्टी है जिसके पास संगठन के नाम पर कोई, अब वो जिलाध्यक्ष तक नहीं बना पाए, उनके पास जिलाध्यक्ष नहीं है, नीचे के संगठन की तो रूपरेखा उन्होंने तैयार ही नहीं की। देवेंद्र जी, ये जोश और जज्बा जो दिखाई दे रहा है ये 25 तारीख तक बरकरार रहेगा भारतीय जनता पार्टी में? लेकिन निश्चित तौर पर 25 तक बरकरार रहेगा और आने वाली 4 तारीख को इसका परिणाम आपको पूरे देश में भी और फरीदाबाद लोकसभा में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।